एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कंटेस्टेशन, क्राइम एंड वायलेंस। चैप्टर 2 सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी हम पढ़ रहे हैं। एंड हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज द रोल ऑफ डोमिनेशन, अथॉरिटी एंड लॉ इन सोशल ऑर्डर। क्लियर है? सो वहां हमने क्या एक चीज समझी थी कि डोमिनेशन, पावर, लेजिटिमेट अथॉरिटी एंड लॉ, इन सभी के थ्रू आप सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करके रख सकते हैं। ये एक चीज हमने डिस्कस करी थी। इसके साथ ही एट लास्ट हमने एक और चीज देखी थी कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपकी पावर, आपका डोमिनेशन, आपकी अथॉरिटी लेजिटिमेट नहीं है, इलेजिटिमेट है, फिर भी आप डोमिनेशन एक्सरसाइज कर रहे हो, और बहुत बार ये अनकॉडिफाइड भी होती है। और इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है, जब इलेजिटिमेट पावर या इलेजिटिमेट अथॉरिटी जो है वो वर्क कर रही होती है तो क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होते हैं, कंपटीशन होता है। और कन्फ्लिक्ट और कंपटीशन दोनों ही सोसाइटी के पार्ट होते हैं। कन्फ्लिक्ट भी होते हैं, कंपटीशन भी होता है। सो यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम इस कंटेस्टेशन, क्राइम एंड वायलेंस, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि ये पहले तो ये तीनों का मीनिंग क्या होता है और ये तीनों ही किस तरह से सोसाइटी में ऑपरेट करती हैं। क्या ये हमेशा नेगेटिव सेंस में ही होती हैं, क्या ये पॉजिटिव सेंस में भी होती हैं, कंटेस्टेशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, कंपटीशन क्या है, कन्फ्लिक्ट क्या है, ये सारी चीजें हम हमारे इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? सो द एग्जिस्टेंस ऑफ डोमिनेशन, पावर, लेजिटिमेट अथॉरिटी एंड लॉ डज नॉट इम्प्लाई दैट दे ऑलवेज मीट विथ ओबीडियंस एंड कन्फर्मिटी। अब आपने पढ़ा, आपने डोमिनेशन पढ़ा, पावर पढ़ा, लेजिटिमेट अथॉरिटी पढ़ी, लॉ पढ़ा। आपने देखा कि इन सभी की वजह से सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन रहता है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि इनके थ्रू ही आप सोसाइटी में ओबीडियंस और कंफर्मिटी को मेंटेन करके रख पाएंगे। जरूरी नहीं है कि सभी आपकी पावर को मानेंगे, जरूरी नहीं आप हमेशा सभी को डोमिनेट कर पाएंगे। इलेजिटिमेट अथॉरिटी भी हो सकती है और लॉ जो है वो अनकॉडिफाइड भी हो सकते हैं। In a similar way, we need to recognize more general forms of contestation in society. तो इसीलिए क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होते हैं सोसाइटी में, कंपटीशन होता है, कंटेस्टेशंस होते हैं। सो इसी बैकग्राउंड में हम सबसे पहले कंटेस्टेशन को समझेंगे कि ये क्या है और इसके कितने फॉर्म्स होते हैं, इसका क्या मीनिंग है, ये सोसाइटी में किस तरह से ऑपरेट हो रहा है। क्लियर है? देन हम बात करेंगे क्राइम की, कि क्राइम क्या होता है। ठीक है, वैसे तो आप मीनिंग समझते हैं कि क्राइम का मतलब होता क्या है, लेकिन इसको हम और ब्रॉडर एस्पेक्ट में, ब्रॉडर डायमेंशन के अंदर पढ़ने वाले हैं। देन हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज वायलेंस, और ये सारी चीजें सोसाइटी में कैसे ऑपरेट हो रही हैं, क्या ये सोसाइटी के ऑर्डर को, ठीक है, सोसाइटी में जो ऑर्डर मेंटेन है उसको अनस्टेबल कर रही हैं, क्या ये सोसाइटी के अंदर चेंजेस ला रही हैं, जो आपके चैप्टर जिस चीज पर बेस्ड है, सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर, इसमें इन तीनों ही कॉन्सेप्ट का क्या रोल है ये हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? आया आपको समझ में? अब बहुत अच्छे से आ गया होगा कि हम चैप्टर के अंदर क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। नाउ contestation is used here as simply a word for broad forms of insistent disagreement. अब कंटेस्टेशन का मतलब क्या है, जहां पर इंसिस्टेंट डिसएग्रीमेंट हो रहा है, यानी कि लगातार असहमति है, जहां पर आप किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, किसी बात को लेके आप क्या हो, डिसएग्री हो, आप लगातार असहमत हो किसी बात से। इन अ ब्रॉड फॉर्म में इसका मतलब ये होता है, असहमति हम कह सकते हैं, ठीक है, लगातार असहमति। कंटेस्टेशन जिसे हम कंटेस्ट करना भी कहते हैं, कंपटीशन करना भी। लेकिन कंपटीशन और कन्फ्लिक्ट, कंपटीशन एंड कन्फ्लिक्ट आर मोर स्पेसिफिक देन दिस and leave out other forms of dissent that may not be well described by such terms. Contestation, कंपटीशन और कन्फ्लिक्ट। अब जो कंपटीशन और कन्फ्लिक्ट है ये दोनों बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक टर्म है, इनको यहां पर पढ़ के आपको समझ में आ रहा है। कंपटीशन यानी कि किसी तरह से किसी के बीच में जो है एक तरह से ऐसे बोलते हैं ना कि होड़ लगी है, कंपीट कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में। कन्फ्लिक्ट है, मतभेद है या मनभेद है, जैसा भी है, लेकिन कन्फ्लिक्ट है। ये क्या है, जनरल टर्म्स है, इन्हें आप स्पेसिफिक टर्म्स हैं, आप इनके नाम से इन्हें जानते हो। असहमति है लेकिन आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि किस फॉर्म में है। कंटेस्टेशन लेकिन यहां पर ज्यादा ब्रॉड फॉर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम वेरियस एग्जांपल्स के थ्रू इन सभी कंसेप्ट को अच्छे से समझने वाले हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वन एग्जांपल इज दैट ऑफ काउंटर कल्चर्स अमंग यूथ और यूथ रिबेलियन।
अब यहाँ हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं काउंटर कल्चर का। यूथ के बारे में हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, जो आज की यूथ है, आज की जो यंग जनरेशन है, हम उनका एग्जाम्पल लें। सो दीज आर प्रोटेस्ट अगेंस्ट और रिफ्यूजल टू कन्फर्म टू प्रिवेलेंट सोशल नॉर्म्स। यूथ रिबेलियन या काउंटर कल्चर, ये क्या एक चीज करते हैं, जो सोसाइटी में नॉर्म्स हैं, जो प्रिवेलेंट हैं, ठीक है, समाज के जो आदर्श बने हुए हैं, नॉर्म्स हैं, हम उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं या हम उनको मानने से इनकार कर देते हैं, ठीक है, या तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या उसको मानने से ही इनकार कर दे रहे हैं कि सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं हम उन्हें नहीं मानेंगे। द कंटेंट ऑफ दिस प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व एनीथिंग। अब क्या होगा, किस चीज पर प्रोटेस्ट करेंगे, किस तरह के नॉर्म्स हो सकते हैं, सो वो कोई भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हेयर स्टाइल हो गई, क्लोथिंग फैशंस टू लैंग्वेज और लाइफ स्टाइल, आपकी किस तरह की हेयर स्टाइल, जैसे अकॉर्डिंग टू सोसाइटी जो आपकी हेयर स्टाइल होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लें, छोटे बाल होने चाहिए लड़कों के, लड़कियों के लंबे बाल होने चाहिए। लेकिन आज के समय का आप थोड़ा सा ट्रेंड देखोगे यूथ के अंदर स्पेशली, सो गर्ल्स आर प्रेफरिंग फॉर शॉर्ट हेयर, बॉयज प्रेफरिंग फॉर लॉन्ग हेयर। सो वो ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था हेयर स्टाइल को लेके। क्लोथिंग हो, फैशन हो, लैंग्वेज हो, लाइफ स्टाइल हो, इन सारी चीजों में ही ये सभी क्या करते हैं, चेंज चाहते हैं। या तो वो इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करेंगे या वो इन्हें मानेंगे ही नहीं। ये क्या है, असहमति, जहां पर हम चीजों को लेके कंटेस्ट कर रहे हैं, नहीं हम नहीं मानते उन्हें, या फिर हम इन्हें बदलाव चाहते हैं इनके अंदर। दैट इज व्हाट कॉल्ड कंटेस्टेशन। Now more standard और conventional forms of contestation include elections। अब इसी contestation में एक और हम थोड़ा broader, थोड़ा standard form देखें, so वो है आपका elections। ठीक है, इलेक्शन सभी कंट्रीज में होते हैं। इंडिया डेमोक्रेसी है, यहाँ हर 5 साल में इलेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब उसमें भी कंटेस्टेशन होते हैं, उसमें असहमति होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी पार्टी है, ठीक है, नाउ विच आर अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन, इन दोनों के बीच में पॉलिटिकल कंपटीशन हो रहा है। ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, दोनों चाहते हैं कि हम जो है रूलिंग पार्टी बने, दोनों अपनी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं। ऑब्वियसली दोनों के अपने अपने आइडियाज अलग हो सकते हैं इस कंपटीशन को लेके। अब किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिटीजन्स के ऊपर, वो किसको वोट देने वाले। हो सकता है वो इसके साथ में असहमत हो और वो इसको वोट दे दें, हो सकता है कोई इसके साथ में असहमत हो और इसको वोट दे दें, ठीक है। सो ये क्या है, एक और ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म है कंटेस्टेशन का, ठीक है। इलेक्शंस के अंदर भी आप कंटेस्टेशन देखते हो, असहमति देखते हो चीजों को लेके। Contestation also include dissent और protest against law और lawful authorities। अब यहाँ पर जैसे कि कानून बने हुए हैं, जो चीज हमने पहले पढ़ी थी कि डोमिनेशन है। अब डोमिनेशन के साथ में क्या आता है, पावर आता है। देखो क्या एक चीज देखी हमने कि डोमिनेशन है, डोमिनेट कब कर पाओगे, जब आपके पास में पावर होगी। पावर एक्सरसाइज कब कर सकते हो, जब अथॉरिटी होगी। अथॉरिटी कब मानी जाएगी, जब वो लेजिटिमेट होगी, ठीक है। लेजिटिमेट कब होगी, जब लॉ के थ्रू डिफाइंड होगी, है ना। लॉ क्या है, आपके कॉडिफाइड रूल्स रेगुलेशंस हैं जो सभी सिटीजन्स फॉलो करते हैं। लेकिन जो आपका कंटेस्टेशंस होती है, असहमति होती है, वो बहुत बार लॉ और लॉफुल अथॉरिटी के अगेंस्ट में भी प्रोटेस्ट करती है। लॉफुल अथॉरिटी क्या हो गई, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था कि जज हैं, ठीक है, पुलिसमैन है, कोई टीचर है, ये सभी क्या है, इनकी जो अथॉरिटी है वो लेजिटिमेट है, और क्योंकि वो डिफाइंड है, डिस्क्राइब्ड है, इसीलिए हम उसको मानते हैं। लेकिन कंटेस्टेशंस लॉफुल अथॉरिटी के अगेंस्ट में भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। देन ओपन एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटीज अलाउ दिस काइंड ऑफ डिसेंट टू डिफरेंट डिग्रीज। तो अब जो हमने कंटेस्टेशन को देखा कि जैसे यूथ है, यूथ भी कंटेस्ट करता है, साथ में आप इलेक्शंस में भी कंटेस्ट करते हो। सो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी असहमति जो है वो आप कहाँ एक्सरसाइज करोगे, ठीक है। जैसे हमने बोला कि आपके पास में कंटेस्टेशन का अधिकार है, आप कंटेस्ट कर सकते हो, पॉजिटिव वे में कर सकते हो कंटेस्ट। जैसे आप यूथ हो तो आप हेयर स्टाइल को लेके, लैंग्वेज को लेके, ड्रेसिंग स्टाइल को लेके, इन सारी चीजों को लेके कंटेस्ट कर सकते हो। आप इलेक्शंस में कंटेस्टेशन शो कर सकते हो, आप लॉ के अगेंस्ट में भी कंटेस्टेशन शो कर सकते हो। पर क्या आप एक ऑथोरिटेरियन स्टेट के अंदर इन सारी चीजों को कर सकते हो? ऑब्वियसली नॉट। ऑथोरिटेरियन स्टेट क्या, जहां पर जो गवर्नमेंट होगी वो अपना एकमात्र अधिकार चला रही है,
वहां पर पीपल का किसी भी तरह का कोई से नहीं है, उनके पास में कोई राइट्स नहीं है। वो क्या हो गया, वो हो गया एक अथॉरिटेरियन स्टेट। यहां तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कंटेस्ट करोगे भी तो भी आपकी कोई नहीं सुनेगा। लेकिन अगर ओपन और डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं तो फिर आप डिसेंट कर सकते हो टू अ डिफरेंट डिग्रीज, ठीक है। तभी आप जो है असहमति दिखा सकते हो, तभी आप कंटेस्टेशन को शो कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया भी एक डेमोक्रेसी है। अब यहां पर आप चीजों को लेके प्रोटेस्ट करते हो, जैसे मान लीजिए सरकार ने आपकी कोई बात नहीं मानी। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा टीवीज में, न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे ऐसे आंदोलन होते हैं। एक एग्जाम्पल है हम किसान आंदोलन का, कि किसानों की जो डिमांड्स थी वो सरकार ने नहीं मानी, तो उन्होंने क्या किया, आंदोलन कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपकी इस पॉलिसी से असहमत हैं और हम इसको नहीं मानते हैं, आपको इसको बदलना पड़ेगा। सारे किसान जो हैं, जितने भी भारत के जितने किसान हैं, वो सभी रोड पर आ जाते हैं अपनी अपनी फसल को लेके, और वो क्या करने लग जाते हैं, प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। अब उनके पास में प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, क्यों है, क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी है। यहाँ पर आपके पास में राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप सभी इक्वल हैं, आपके पास में फ्रीडम है। तो इसीलिए ओपन और डेमोक्रेटिक सोसाइटीज जो है वहां पर ही आप कंटेस्टेशन को शो कर सकते हो। अगर कोई मोनोपोली है कहीं पर किसी तरह का जो है मोनार्की है, कहीं पर ऑथोरिटेरियन स्टेट है, तो आप वहां पर किसी तरह का कोई कंटेस्टेशन शो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास में राइट नहीं है। तो कंटेस्टेशन को अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो ये भी सोशल चेंज, सोसाइटी में चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और भी इसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं, लाइक there are both explicit and implicit boundaries defined for such dissent. Crossing these boundaries invites some form of reaction from society, usually from the law and enforcement authorities. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कंटेस्टेशन की बात कर रहे हैं कि आप जो है अपने डिसेंट, अपनी असहमति को शो कर सकते हो, लेकिन उसमें भी कुछ बाउंड्रीज होती हैं, आपको उन्हें क्रॉस नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जस्ट सपोज ये कोई प्लेस है, ठीक है, आप इस प्लेस में प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपके इतने सारे लोग हैं, आप सभी जो है मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आप शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप कंटेस्ट कर रहे हो, अपनी असहमति को शो कर रहे हो, तो आप उसको कर सकते हो, आपके पास में वो चीज का राइट होता है। लेकिन जस्ट सपोज आप क्या करो, आप यहाँ पर वायलेंस करने लग जाओ, आप लोगों को मारने लग जाओ, किसी को पकड़ पकड़ के जो है अपने साथ में बिठा लो कि नहीं आप भी आओ और हमारे साथ में धरना प्रदर्शन करो। अगर आप ऐसी चीजें करोगे तो ये क्या हो रहा है कि आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हो। तो यहाँ पर जो लॉ होगा, जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज होंगी, वो आपको उसके लिए पनिश भी कर सकती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सोसाइटी में जो पीपल हैं वो अपने रिएक्शन को शो, मतलब अपने डिसेंट को शो करते करते बहुत ज्यादा ऐसे उत्साहित हो जाते हैं और इन बाउंड्रीज को क्रॉस कर देते हैं। सो वो बाउंड्रीज का भी ध्यान आपको रखना होता है। अब जैसे कंटेस्टेशन की अगर हम बात करें, सो यहाँ पर किसी तरह का कोई डोमिनेशन तो नहीं है, कोई पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, लॉ, ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन आप सोसाइटी में जो ऑर्डर मेंटेन करके रखे हो, या फिर यहाँ पर हम इस एक चीज को सोशल चेंज को लेके समझ सकते हैं कि असहमति जो है, जो कंटेस्टेशन है, जो डिसेंट है, ये सारी चीजें सोसाइटी में चेंज लाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये सोसाइटी का ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए भी स्टेबल है, जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई जो है इस सोसाइटी के ऑर्डर को, इस स्टेबिलिटी को हर्ट करना चाहता है, जैसे सपोज कल को कोई गवर्नमेंट आ जाती है, वो एक तरह से आपकी लॉ के थ्रू, ठीक है, लॉ के थ्रू, अमेंडमेंट्स के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू आपकी कंट्री के सारी चीजों को ही चेंज करना चाहे, तो आप कम से कम कंटेस्ट तो कर सकते हो उस चीज के लिए, आप अपनी असहमति शो कर सकते हो, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप उसको रिफ्यूज कर सकते हो मानने से, ठीक है। सो इसके थ्रू आप सोशल चेंजेस और सोशल ऑर्डर दोनों ही मेंटेन रखने में हेल्प करते हो। क्लियर है? नाउ एज यू नो वेरी वेल, being united as Indians does not prevent us from disagreeing with each other। जो हम सोशल ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि सोसाइटी में ऑर्डर है। अब एक सवाल ये भी आ सकता है ना कि अगर सोसाइटी में ऑर्डर है तो कंटेस्टेशन की जरूरत ही क्या है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सभी इंडियंस हैं, हम सभी यूनाइटेड हैं, हम बोलते हैं ना, बहुत बार बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम सभी यूनाइटेड हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम कभी आपस में एक दूसरे से डिसएग्री नहीं होते हैं, कि हम यूनाइटेड हैं, हम सभी साथ में रहते हैं तो हम डिसएग्री नहीं होंगे। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले, फैमिली का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है,
हम सभी फैमिली में साथ में रहते हैं, हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली के अंदर अपना एक ऑर्डर है, एक मेंटेनेंस है, जिसके थ्रू हमारी फैमिली लंबे समय से सस्टेन कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मतलब बेसिक फैमिली का हम एग्जांपल लें, सो जो मेन है वो बाहर वर्क करने के लिए जा रहे हैं, जो वुमेन है वो हाउस होल्ड का वर्क संभाल रही हैं, जो चिल्ड्रन है वो अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर रहे हैं, सभी जो है अपना अपना वर्क अपने आप से अच्छे से कर रहे हैं, सभी के बीच में बहुत कॉर्डियल रिलेशंस है। लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि कभी भी घर परिवार में लड़ाई नहीं होगी, ठीक है, ये चीज तो है नहीं कि इस फैमिली के अंदर कभी कोई किसी एक दूसरे से डिसएग्री नहीं होगा। अगर ऐसा है कि कोई कभी किसी से डिसएग्री नहीं होता, तो ये वाली फैमिली मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसे आपके ख्यालों में ही एग्जिस्ट करेगी। तो वैसे ही अगर आप इंडिया की बात करो तो सभी यूनाइटेड हैं, सभी साथ में रह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि एक दूसरे के साथ में डिसएग्री नहीं होते होंगे। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में हैव वेरी डिफरेंट एजेंडाज इवन दो दे में रिस्पेक्ट द सेम कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया था कि ए भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, बी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, दोनों ही इंडिया में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं, दोनों ही इंडियन पीपल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, दोनों के एजेंडा डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, दोनों के एजेंडा जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लें बीजेपी और कांग्रेस का, ठीक है, बीजेपी के अपने एजेंडाज हैं। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो मेजॉरिटी की पार्टी है, बहुत बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस जो है वो माइनॉरिटी की पार्टी है। दोनों के अपने अपने डिफरेंट एजेंडा है, दोनों डेवलपमेंट डिफरेंट स्टाइल से करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये भी माना जाता है कि कांग्रेस जो है वो सोशलिस्ट पार्टी है और आपकी जो बीजेपी है वो एक तरीके से कैपिटलिस्ट पार्टी है, ये भी कहा जाता है, बहुत बार ऐसी चीजें आती हैं। सो दोनों के ही एजेंडा जो है डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी इलेक्शन हो तो आप देखिएगा जो पार्टीज होती हैं, मेनली जैसे इंडिया में बीजेपी कांग्रेस है, सो इनके जो पॉलिसीज होंगी, जो प्लान्स होंगे, इनके जो अपने एजेंडा होंगे, दोनों के डिफरेंट होंगे। बीजेपी अलग तरह से कहेगी, कांग्रेस अलग तरह से काम करने की बात कहेगी, लेकिन दोनों ही जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मानते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बस चीज क्या है कि दोनों एक दूसरे के साथ में कंपीट कर रहे हैं, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है, दोनों के बीच में कंटेस्टेशन है। क्लियर है? वैसे ही जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि इंडिया में हम सभी यूनाइटेड हैं लेकिन डिसएग्री होते हैं, तो इसमें आप एक एग्जांपल ले सकते हो ट्रैफिक सिग्नल का। जैसे आप बहुत बार जैसे ट्रैफिक सिग्नल को लेके लॉ है, हम सभी मानते हैं इसको कि ट्रैफिक सिग्नल को नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो ट्रैफिक में आप फंस जाओगे अल्टीमेटली। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं कि ट्रैफिक सिग्नल पे जितने भी लोग रुके हैं, जैसे सपोज ये कोई ऐसे चौराहा है, ठीक है, यहाँ से भी गाड़ी आ रही है, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, इस वाले सिग्नल पे जो लोग रुके हुए हैं, ठीक है, वो सभी रुके हैं क्योंकि वो इस लॉ को मानते हैं। लेकिन हो सकता है यहाँ पर जो दो लोग हों उनके बीच में कोई बहस हो जाए, उनके बीच में कोई लड़ाई हो जाए इस ट्रैफिक को लेके कि अरे आपने मेरी गाड़ी यहाँ क्यों लगा दी, अरे आपकी गाड़ी इधर से निकलनी चाहिए थी। ये चीज तो होती है ना, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। Belief in or knowledge of the same set of traffic rules does not prevent heated arguments on the road. In other words, social order need not mean sameness or unanimity. So वही चीज मैंने आपसे कही कि हम मानते हैं कि ट्रैफिक रूल्स को हमें मानना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि कभी रोड पे हमने किसी के बीच में लड़ाई ही नहीं देखी ट्रैफिक सिग्नल को लेके। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ सेमनेस या अनएनिमिटी को मानता है कि चेंजेस होने ही नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, जो हम हमारे प्रीवियस लेक्चर से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि सोशल ऑर्डर में दो चीजें होती हैं, एक स्टेबिलिटी भी होना चाहिए और दूसरी तरफ चेंज भी होना चाहिए। तो सोशल ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सेमनेस रहे और अनएनिमिटी रहे। ऑन द अदर हैंड, हाउ मच डिफरेंस और डिसेंट इज टॉलरेटेड इन सोसाइटी इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसी के साथ में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है कि कितना ज्यादा डिसेंट को आप टॉलरेट करोगे। हमने ये तो देख लिया कि डिसेंट का राइट आपके पास में है, कंटेस्टेशन, कन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, इन सारी चीजों का राइट आपके पास में है, डिसएग्री आप हो सकते हो चीजों को लेके। लेकिन एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है कि कितना ज्यादा डिसएग्री होने वाले हो, कितना ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स टॉलरेट होगा। जैसे मैंने आपसे एक एग्जाम्पल बताया था पहले कि जब सपोज आप डेली फुटबॉल खेलने जाते हो और वहां पर आपको डेली सेम रूल्स मिले, डेली आपको डिफरेंट रूल्स मिले। जैसे सपोज आज आप फुटबॉल खेलने गए हो, आज जो रूल्स हैं वो फुटबॉल मैच खेलने के, कल वो रूल्स चेंज हो जाएं, परसों और ज्यादा चेंज हो जाएं, फिर उसके बाद और ज्यादा चेंज होते चले जाएं। इतना ज्यादा चेंज होगा तो आपको पसंद नहीं आएगा। अब जस्ट सपोज हम बात करें डिसेंट की, असहमति की, तो सोसाइटी के अंदर जो है पीपल हमेशा ही कंटेस्टेशन के फॉर्म में रहे, हमेशा ही असहमत रहे चीजों को लेकर, हमेशा ही डिसेंट रहेगा, तो क्या ये चीज अच्छी लगेगी? ऑब्वियसली नॉट। तो सेमनेस भी नहीं चाहिए
चाहिए और हमेशा चेंजेस भी नहीं चाहिए। अब कितना ज्यादा डिसेंट टॉलरेट करोगे? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस, but it always marks an important boundary in society. The boundary between the legitimate and illegitimate, the legal and the illegal, the acceptable and the unacceptable. अब देखो, क्या एक चीज हमने देखा कि टॉलरेट कितना कर सकते हो डिसेंट को, इसका आंसर है आपके सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस के अंदर, कि आप पहले से कितना ज्यादा डिसेंट जो है टॉलरेट किया जा रहा है। बाउंड्रीज क्या है, जिन बाउंड्रीज की हम बात कर रहे थे कि आपको उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है, डिसेंट असहमति आप शो कर रहे हो, वो करते करते आपको बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी है। कितना ज्यादा टॉलरेट करोगे ये डिपेंड करता है कि वो लेजिटिमेट है या इलिजिटिमेट है, वो लीगल है या इलीगल है, वो एक्सेप्टेबल है या अनएक्सेप्टेबल है। इन चीजों पर डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा डिसेंट जो है वो टॉलरेट किया जाएगा। क्लियर है? कंटेस्टेशन का मीनिंग समझ में आया, कॉन्फ्लिक्ट समझ में आया, कंपटीशन समझ में आया आपको। सो नाउ आई होप फर्स्ट जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया होगा कि कंटेस्टेशन का क्या मतलब होता है, क्यों कंटेस्टेशन किया जाता है, सोशल ऑर्डर में या सोशल चेंज में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब जो आपका सेकेंड टॉपिक है वो है क्राइम। क्राइम क्या होता है इन शॉर्ट, मतलब जो मीनिंग से आप जानते हो वो है क्राइम या फिर अपराध जिसे हम कहते हैं। अब ये क्या एक चीज है, ये पॉजिटिव फॉर्म में होता है या नेगेटिव फॉर्म में होता है सोसाइटी में, इसका क्या मतलब सोशल ऑर्डर में, सोशल चेंज में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये अब हम समझेंगे। क्लियर है? आए यहां तक समझ में? So although it generally carries a strong moral charge, the notion of crime is strictly derived from the law. अब इस एक सेंटेंस पे हमारा आगे का लेक्चर पूरा डिपेंडेंट है, ठीक है? यहां से हम क्राइम को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है? क्राइम को हम समझ रहे हैं। सो क्राइम को लेके उन्होंने ये कहा कि इसमें स्ट्रॉन्ग मॉरल चार्ज होता है सबसे पहले तो, एंड सेकेंडली जो क्राइम का नोशन है वो हम लॉ से ही डिराइव्ड करते हैं, ठीक है? सो एक हो गया इसके अंदर मोरालिटी, एक हो गया इसके अंदर लॉ। इन दोनों चीजों से, इन दोनों पॉइंट से आप क्राइम को समझने वाले हो। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि क्राइम होता क्या है। सो अ क्राइम इज एन एक्ट दैट वायलेट्स एन एग्जिस्टिंग लॉ, नथिंग मोर नथिंग लेस। ना इससे ज्यादा ना इससे कम। सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्राइम क्या है, एक ऐसा एक्ट जहां पर आप लॉ को वायलेट कर रहे हो, जहां पर जो कानून है आप उसको तोड़ रहे हो, वो जो एक्ट होगा वो क्राइम कहलाएगा इन सिंपल, ठीक है? जैसे बहुत बार हम सुनते हैं, बहुत बार ऐसा कहा भी जाता है कि कानून को हाथ में लेना, ठीक है, कानून की अवमानना करना, उसको डिसरिस्पेक्ट करना, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? क्राइम के अंदर। जहां आप किसी लॉ को तोड़ रहे होते हो, आप उसको नहीं मान रहे होते हो, तो वो क्राइम कहलाता है। सो क्राइम के टू डायमेंशंस को हम डिस्कस करें, एक है लॉ एंड सेकंड है मॉरल चार्ज। लॉ से रिलेटेड आपको आया समझ में कि अगर आप लॉ तोड़ रहे हो सो अल्टीमेटली आप क्राइम कर रहे हो, बट the moral worth of the act is not determined solely by the fact that it violates existing law. If the existing law is believed to be unjust, for example, a person may claim to be breaking it for the highest moral reasons. अब हमने ये बात करी कि क्राइम का एक स्ट्रॉन्ग मॉरल चार्ज होता है, उसके अंदर मोरालिटी होती है। अब आप कैसे मानोगे कि क्राइम को आप मॉरल चार्ज की वजह से आप क्राइम कमिट कर रहे हो, ठीक है? यानी मोरालिटी है उसकी वजह से आप क्राइम कमिट कर रहे हो, ये हम कब मानेंगे? सिर्फ और सिर्फ लॉ को वायलेट करना क्राइम की मॉरल वर्थ नहीं दिखाता है, लेकिन अगर आप उस लॉ को वायलेट इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो अनजस्ट है, तो वो क्राइम की मॉरल वर्थ कहलाता है। आया समझ में क्या कहा मैंने? क्राइम के दो डायमेंशंस हैं, एक है लॉ, और अगर आपने इस लॉ को वायलेट किया तो आप क्राइम कर रहे हो। सेकंड है मॉरल वर्थ, क्राइम की मॉरल वर्थ। तो सिर्फ और सिर्फ लॉ को वायलेट करने से क्राइम की मॉरल वर्थ नहीं समझ में आती, लेकिन आपने जिस लॉ को वायलेट किया है अगर वो अनजस्ट है, ठीक है, वो सही नहीं है, तो फिर हाईएस्ट मॉरल रीजंस के लिए एक पर्सन क्लेम कर सकता है कि इसलिए मैंने इस लॉ को तोड़ा है, लेकिन वो किसके अंदर आएगा? क्राइम के अंदर। लॉ को आपने वायलेट किया मतलब आपने क्राइम किया है ना, ये एक अलग चीज है कि वो उसकी मॉरल वर्थ थी या उसकी मॉरल वर्थ नहीं थी। क्लियर है? आए यहां तक समझ में? अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू कि कैसे एक क्राइम के अंदर स्ट्रॉन्ग मॉरल चार्ज भी हो सकता है। सो this is exactly what the leaders of the freedom movement in India were doing as part of their civil disobedience campaign.
अब ये आप समझ सकते हो जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं या फिर जो फ्रीडम मूवमेंट चली इंडिया में, उसके जो लीडर्स थे, उन्होंने जब सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन चलाया था तो उन्होंने यही चीज करी थी। ठीक है, उन्होंने अनजस्ट लॉ को तोड़ा था और इसीलिए उन्हें ऐसा मतलब उनके ऊपर चार्ज लगाया गया था कि आपने क्राइम कमिट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हेन महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ of the British government at Dandi, he was committing a crime and he was arrested for it. महात्मा गांधी क्या करते हैं, उन्होंने नमक सत्याग्रह किया था, ठीक है, सॉल्ट को लेके उन्होंने डांडी मार्च किया। जो सॉल्ट लॉ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, उन्होंने इस लॉ को नहीं माना था। ठीक है, वो इस लॉ से क्या थे, असहमत थे। तो उन्होंने कहा कि मैं इस लॉ को नहीं मानता हूं और इसीलिए ये कहा गया कि इसको तोड़ के, जो उन्होंने डांडी मार्च किया, इसको तोड़ के उन्होंने एक क्राइम किया है और इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया। अब अगर आप इसको इंडियन पर्सपेक्टिव से देखो, आप इंडियन हो, अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखते हो तो आपको लगेगा कि नहीं, ये काम करके तो इन्होंने बहुत अच्छा करा था कि इन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया था, हम हमारे नमक के ऊपर टैक्स क्यों देंगे। ठीक है, सो उन्होंने अच्छा काम किया अकॉर्डिंग टू, आप एज एन इंडियन अगर इस एक चीज को सोचोगे तो। लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए तो लॉ था, आपने तो लॉ तोड़ा है तो आप क्रिमिनल हो गए। ठीक है, और इसीलिए आपको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि इस लॉ को वायलेट करने में जो है मॉरल वर्थ थी। अगर गांधी जी ने इस लॉ को वायलेट किया तो उन्होंने हाईएस्ट मॉरल रीजंस के लिए किया था और इसीलिए ये कहा गया कि फिर उन्होंने क्राइम कमिट किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट भी कर दिया। बट ही कमिटेड दिस क्राइम डेलिबरेटली एंड प्राउडली। लेकिन गांधी जी तो अपने इस क्राइम को लेके, जो भी ये कहा गया कि ये उन्होंने क्राइम किया, लेकिन वो अपने इस क्राइम को लेके बहुत प्राउड फील कर रहे थे। उन्होंने कहीं भी, उन्हें ये नहीं था कि मैंने कोई गलत काम किया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे क्या था, हाईएस्ट मॉरल रीजंस। ठीक है, हाईएस्ट मॉरल रीजंस के लिए उन्होंने ये एक्ट किया था। क्लियर है नाउ? एंड द इंडियन पीपल वर ऑल्सो प्राउड ऑफ हिम एंड वॉट ही स्टूड फॉर। और इंडियंस भी इस चीज को लेके बहुत प्राउड फील कर रहे थे। ऑफ कोर्स दीज आर नॉट द ओनली काइंड्स ऑफ क्राइम दैट आर कमिटेड, देयर आर मेनी अदर काइंड्स ऑफ क्राइम दैट कैन नॉट क्लेम एनी ग्रेट मॉरल वर्च्यू। लेकिन सिर्फ इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट मॉरल ग्राउंड्स के लिए ही जो है लॉ को वायलेट किया जाता है और फिर उन्हें क्रिमिनल्स बना दिया जाता है। नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहां पर किसी भी तरह के कोई मॉरल वर्च्यू नहीं होता है लेकिन लोग क्राइम कमिट करते हैं। तो क्या डायमेंशंस मैंने आपको बताया कि एक तो लॉ को वायलेट करना एंड सेकेंडली मॉरल रीजंस। ये दो चीजों की वजह से क्राइम होते हैं। मॉरल रीजंस वाला मैंने आपको पार्ट एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर हम बात करें कि बहुत से ऐसे क्राइम है जिसके अंदर किसी तरह का कोई मॉरल वर्च्यू नहीं होता, लाइक फॉर एग्जांपल, but the important point is that a crime is the breaking of the law going beyond the boundary of legitimate decent as defined by the law। जैसे हम इसमें एक एग्जांपल लें, जस्ट सपोज कोई एक पर्सन है, उसने किसी का मर्डर कर दिया। ठीक है, सो ये क्या हो गया, ये क्राइम हो गया। ठीक है, क्या किया है उसने, वायलेंस के अंदर में भी ये चीजें आएंगी। सो अब हम पहले एक बार वायलेंस को समझेंगे तो आपको क्राइम नेगेटिव सेंस में कैसे होता है, जिसके अंदर कोई मॉरल वर्च्यू नहीं होता, वो क्या एक चीज होती है। क्या समझा? हमने क्राइम को समझा कि ब्रेकिंग अ लॉ और वायलेटिंग अ लॉ इज क्राइम, लेकिन इसके क्या है, इसकी मॉरल वर्च्यू है इसके पीछे। लेकिन बहुत से ऐसे क्राइम होते हैं जहां पर किसी तरह की कोई मॉरल वर्च्यू नहीं होती एंड पीपल कमिट क्राइम। लाइक फॉर एग्जांपल, किसी का मर्डर कर दिया, किसी का पर्स छीन के भाग गए, चोरी करने लग गए। ये सारी चीजें कहां पर आती हैं, जहां पर उस क्राइम को कमिट करने के पीछे किसी भी तरह का कोई मॉरल वर्थ नहीं होता था। अब ये जो विदाउट मॉरल वर्च्यू वाला क्राइम है, इसे आप वायलेंस के साथ में रिलेट करके और अच्छे से समझ सकते हो एग्जाम्पल्स के थ्रू। बट एक और चीज कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपने लॉ ब्रेक किया है तो यानी आपने क्राइम कमिट किया है। एंड गोइंग बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ लेजिटिमेट डिसेंट एज डिफाइंड बाय द लॉ, यानी कि लॉ ने जो बाउंड्रीज डिफाइन की हुई है डिसेंट को शो करने के लिए, डिसेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, आप उस बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हो, यानी कि आप क्राइम कमिट कर रहे हो। सो इन शॉर्ट, क्राइम क्या है, जहां पर आप लॉ को ब्रेक करते हो और जो डिसेंट के लिए लेजिटिमेट बाउंड्रीज बनी हुई हैं बाय द लॉ, आप उसको क्रॉस कर रहे हो। क्लियर है? नाउ आई होप आपको क्राइम का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं वायलेंस के ऊपर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन ऑफ वायलेंस रिलेट्स एट द ब्रॉडेस्ट लेवल टू द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब आप वायलेंस को स्टेट की डेफिनेशन से रिलेट करके बहुत अच्छे से समझ सकते हो। लाइक
One of the defining features of modern state is that it is supposed to have a monopoly over the use of legitimate violence within its jurisdiction. आज हम सभी मॉडर्न स्टेट में रह रहे हैं. मॉडर्न स्टेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जहां पर जो स्टेट होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है, उसके पास में मोनोपोली है, एकाधिकार है कि वो लेजिटिमेट वायलेंस को यूज कर सकती है. किसको यूज कर सकती है? लेजिटिमेट वायलेंस को अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर. कौन वायलेंस यूज कर सकता है? स्टेट यूज कर सकता है. स्टेट या फिर मैं कहूं गवर्नमेंट. जो भी गवर्नमेंट है, जो भी स्टेट है, वो वायलेंस को यूज कर सकता है क्योंकि उसके पास में मोनोपोली है. और वो वायलेंस कैसा होगा? वो वायलेंस होगा लेजिटिमेट. ठीक है, लेजिटिमेट वायलेंस होना चाहिए, स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आना चाहिए, तो फिर हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ वो वायलेंस हो रहा है. यानी कि वायलेंस का जो एकाधिकार है वो किसके पास में है? स्टेट के पास में है. अब कैसे? इन अदर वर्ड्स, ओनली द स्टेट इज थ्रू इट्स ऑथोराइज्ड फंक्शनरीज मे लॉफुली यूज वायलेंस. All other instances of violence are by definition illegal. There are exceptions like self-defense, mean for extraordinary and rare situations. So अगर हम अब इसको समझें तो स्टेट अपनी लॉफुल या ऑथोराइज्ड फंक्शनरीज के थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें पुलिस की. पुलिस क्या है? स्टेट की फंक्शनरी है, ऑथोराइज्ड है. इनके जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इनके पास में वेरियस राइट्स हैं और ये उन्हें अपने पर्टिकुलर डोमेन में एक्सरसाइज करते हैं. दे में लॉफुली यूज वायलेंस, ये वायलेंस को यूज कर सकते हैं इन अ लॉफुल मैनर. ऑल अदर इंस्टेंसेस ऑफ वायलेंस आर बाय डेफिनेशन इलीगल. और इनके अलावा, स्टेट के अलावा अगर कोई भी वायलेंस यूज कर रहा है सो वो इलीगल होने वाला है. इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे सेल्फ डिफेंस में अगर आप किसी तरह का कोई वायलेंस करते हो तो वो सेल्फ डिफेंस के अंदर आएगा, वो इलीगल वायलेंस के अंदर नहीं आएगा. ठीक है, और एग्जांपल्स के थ्रू देखें. सो दस टेक्निकली एवरी एक्ट ऑफ वायलेंस इज सीन एज बीइंग डायरेक्टेड अगेंस्ट द स्टेट. तो स्टेट जो अपनी फंक्शनरीज के थ्रू वायलेंस कर रहा है, लेजिटिमेट है, जो सिर्फ वही जो है लेजिटिमेट होगा, वैध होगा. उसके अलावा जितने भी वायलेंस के एक्ट होंगे वो सभी अगेंस्ट द स्टेट होंगे. इवन इफ आई असॉल्ट और मर्डर सम अदर इंडिविजुअल, इट इज द स्टेट दैट prosecutes me for violating its monopoly over the legitimate use of violence. अब जस्ट सपोज मैं किसी पर्सन को असॉल्ट कर दूं, उसका जो है मर्डर कर दूं, ठीक है, तो यहां पर मैं स्टेट के अगेंस्ट में गई हूं क्योंकि सिर्फ स्टेट ही वायलेंस को यूज कर सकता है, मैं नहीं कर सकती हूं, तो अल्टीमेटली मैंने वायलेंस को कमिट किया हुआ है. It is obvious that violence is the enemy of social order and an extreme form of contestation that transgresses not only the law but important social norms. तो अब अगर हम violence को यहाँ पर समझें, so ये social order का सबसे बड़ा enemy है. सोसाइटी में जो ऑर्डर बना हुआ है, जो ऑर्डर वर्क कर रहा है, उसका सबसे बड़ा एनिमी है वायलेंस. क्योंकि ये क्या है? ये एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कंटेस्टेशन है जहां पर आप एक्सट्रीम लेवल पे जाके अपनी असहमति को शो कर रहे होते हो. एंड यहां से आप सिर्फ और सिर्फ कानून को ही हाथ में नहीं ले रहे हो, बल्कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जो आदर्श हैं, आप उन्हें भी यहां पर हर्ट कर रहे हैं. Violence in society is the product of social tensions and indicates the presence of serious problems. सोसाइटी में जो वायलेंस होता है वो सोशल टेंशंस का प्रोडक्ट होता है. सोसाइटी में जो टेंशंस प्रिवेल कर रहे हैं, पीपल के अपने जो टेंशंस हैं उन सारी चीज़ों से compete करते हुए अल्टीमेटली वायलेंस का पाथ वो अपना लेते हैं. और ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं कि सोसाइटी के अंदर ढेर सारी सीरियस प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं एंड हमें उन्हें सॉल्व करना चाहिए. It is also a challenge to the authority of the state. ये स्टेट की अथॉरिटी को भी चैलेंज करता है and in this sense it also marks the failure of the regime of legitimation and consent and the open outbreak of conflicts. और अगर आप वायलेंस कर रहे हो तो जो लेजिटिमेशन है यानी कि वैधता है, कंसेंट है जहां आप चीजों के साथ में मानते हो, सहमति दिखाते हो, या फिर कन्फ्लिक्ट्स को आप और बुलावा दे रहे हो वायलेंस के थ्रू. तो अल्टीमेटली वायलेंस क्या है ये एक चीज हम समझे. सबसे पहली चीज तो वायलेंस को लेके स्टेट की मोनोपोली होती है. सिर्फ वो ही लेजिटिमेट वायलेंस यूज कर सकता है अपनी ऑथोरिटीज, लॉफुल अथॉरिटीज के थ्रू. जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस है.
पुलिस किसी को कस्टडी में लेके जाती है, किसी को जेल की सजा होती है, तो वहां पर उनके साथ में जो भी मतलब पुलिस के थ्रू जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं, जैसे हमने बहुत बार ऐसे मूवीज वगैरह में भी देखा है कि आपको किसी से सच निकलवाना है तो पुलिस जो है उनको टॉर्चर कर रही है, उनके ऊपर वायलेंस कर रही है अल्टीमेटली। सो पुलिस क्या है, स्टेट की अथॉरिटी, मतलब स्टेट की अथॉरिटी है पुलिस के ऊपर, ये स्टेट की लॉफुल अथॉरिटी है पुलिस। वो स्टेट से परमिशन लेके या स्टेट के गाइडेंस के अंदर ही अपनी इस अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रही है, जो कि लेजिटिमेट है। इसके अलावा अगर कोई भी अदर पर्सन जो है वो वायलेंस यूज करता है, सो दैट इज नॉट गुड फॉर द सोशल ऑर्डर ऑफ सोसाइटी। ये एक चीज सोसाइटी के ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए अच्छी नहीं है और इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स होते हैं सोसाइटी में। लेजिटिमेशन और कंसेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। और ये एक चीज क्या दिखाती है कि सोसाइटी के अंदर बहुत सारे टेंशंस हैं, सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, जिन्हें हमें सॉल्व या रिसॉल्व करना चाहिए। क्लियर यहां तक आए समझ में कॉन्सेप्ट क्या है वायलेंस को लेके? जहां पर आप क्या कर रहे हो, आप स्टेट की अथॉरिटी के अगेंस्ट में जा रहे हो, आप किसी को असॉल्ट कर रहे हो, किसी का मर्डर कर रहे हो, ये सारी चीजें वायलेंस के ही अंदर में आती हैं। क्लियर है? तीनों के कॉन्सेप्ट समझ में आए। कंटेस्टेशन क्या है, जहां पर आप किसी चीज को लेके असहमत हो और ये सोसाइटी में ऑर्डर और सोसाइटी में चेंजेस दोनों ही लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्राइम की अगर हम बात करें, सो अगर वो मॉरल रीजंस पर हो रहा है तो पॉजिटिव है। जैसे हम तीनों को समझे, कंटेस्टेशन एक तो सोसाइटी में चेंज और सोसाइटी में ऑर्डर दोनों ही लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? कंटेस्टेशन, जहां आप क्या कर रहे हो, या तो प्रोटेस्ट कर रहे हो या फिर आप कंफर्म नहीं कर रहे हो चीजों को लेके, आप असहमत हो, अपना डिसेंट शो कर रहे हो। क्या शो कर रहे हो? डिसेंट शो कर रहे हो। सेकेंडली, जो क्राइम है इसके भी दो डायमेंशंस होते हैं। एक होगा मॉरल रीजंस, एक जो मॉरल नहीं है। नॉट मॉरल लिख लेते हैं, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा और इजीली। जो चीजें मॉरल नहीं है, मॉरल रीजंस के बेसिस पर अगर आप क्राइम कमिट कर रहे हो तो वो हम पॉजिटिव सेंस में देख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप किसी लॉ को वायलेट कर रहे हो तो आप क्राइम कमिट कर रहे हो। क्लियर है? सेकेंडली, अगर नॉट मॉरल ग्राउंड्स हैं तो वो सारे कुछ क्राइम के अंदर ही आते हैं। थर्डली, वायलेंस की अगर हम बात करें, सो वायलेंस हमने समझा कि वायलेंस सिर्फ और सिर्फ स्टेट मोनोपोली है। अगर उसे कोई और पर्सन कर रहा है तो इसके थ्रू जो सोसाइटी का ऑर्डर है, सोशल ऑर्डर जो है, ये डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर है? आया समझ में तीनों कॉन्सेप्ट की? कंटेस्टेशन क्या है, क्राइम क्या है एंड वायलेंस क्या है। नाउ आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं। और अगर अब आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। क्लियर है? नाउ आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर हो गया होगा कि तीनों के क्या मीनिंग है और सोसाइटी में चेंजेस एंड सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने डोमिनेशन, अथॉरिटी एंड लॉ को डिस्कस किया था। क्लियर है? एक और चीज कि अब आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करोगे, तो ये सभी वीडियोस देखने के लिए क्या करना है, गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com। जैसे ही एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करके देखोगे, यहाँ पे किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारी क्लासेस के सभी कोर्सेज के वीडियोस अवेलेबल है। अब बस आपको क्या करना है, आपको जो भी क्लास स्टडी करनी है, जैसे सपोज आपको क्लास 11 पढ़ना है, आपने क्लास 11 पे क्लिक किया, 11th में सभी सब्जेक्ट की वीडियोस यहाँ आपके सामने आ जाएंगे। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे, चैप्टर पे क्लिक करोगे, चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आ जाएंगे। यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। अब बस जो भी टॉपिक स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिए। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।